हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो वेक्टर अलजेब्रा जो कि काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है, इससे काफ़ी भर भर के हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ जेईई एस्पिरेंट ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, काफ़ी लेंदी और कैलकुलेटिव बना देते हैं। तो आज अपन यही सीखेंगे जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशंस के क्वेश्चंस की हेल्प से कि कैसे क्वेश्चंस को कम से कम कैलकुलेशन के साथ अप्रोच करना है और किस तरीके का अपना थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमको बोला है हमारे पास में एक्चुअली में ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर दे रखा है, फिर कह रहा है कि सी वेक्टर कुछ इस तरीके से कि ए क्रॉस सी की वैल्यू बी वेक्टर के इक्वल है। फिर इसी सी वेक्टर का डॉट इसके साथ करता हूं तो 4 आता है। फिर इसका आउटपुट पूछा है। अब ये आउटपुट देख के माइंड में सबसे पहली चीज जो क्लिक होनी चाहिए कि यहां पे मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, सी का चाहिए और ए डॉट सी की वैल्यू चाहिए। ये सारी चीजें अपने को चाहिए, जिसमें ए का तो अपने को पता चल जाएगा लेकिन सी का नहीं पता चलेगा। अब यहां पे ऐसे क्वेश्चंस को दो तरीके से किया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में अपने को वेक्टर को मानना नहीं है, लेकिन वैसा तब होता है जब दो इक्वेशंस अपने को ऐसे वेक्टर फॉर्म में दे रखी होती है ना। लेकिन यहां पे उतना नहीं दे रखा, तो हम यहां पे एक्चुअली में क्या करते हैं, सी वेक्टर को मान लेते हैं और वेक्टर्स को मैं इस तरीके से लिखूंगा जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाए। तो अगर अपन इसको मान रहे हैं तो अब देखो बी वेक्टर के इक्वल हम इसको कर देंगे। तो पहले ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं कि अब -1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये अपने पास में 2z - 2y आ जाएगा आई कैप के साथ। जे कैप के साथ की अगर बात करोगे तो -z - 2x आएगा, लेकिन यहां पे आगे माइनस होता है तो यहां पे अपन इसको प्लस कर देते हैं। ऐसे ही के कैप के साथ की बात करोगे तो अब अपने पास में यहां पे -y - 2x आ जाएगा। ये एक्चुअली में बी वेक्टर के इक्वल है, जिसका मतलब ये सारी वैल्यूज यहां पे। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि 2z - 2y 8 के इक्वल होगा, यानी कि z - y की वैल्यू हमारे पास में 4 आ रही है। ऐसे ही z + 2x की वैल्यू 7 आ रही है। ऐसे ही थर्ड वाला ले लो कि y + 2x की वैल्यू 3 हो जाएगी। माइनस को दोनों साइड अपन हटा दिए। अब इसका यूज कहां पे करना है, यहां पे अगर देखोगे तो सी वेक्टर को जब इधर डॉट करेंगे, यहां पे 1 1 1 है, तो ये एक्चुअली में x + y + z = 4 मेरे पास में आ जाएगा। जहां से मैं क्या कर सकता हूं, सारी टर्म्स को किसी एक सिंगल वेरिएबल के रूप में लिख दो। जैसे x है, अब x की वैल्यू अगर अपन चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं z के टर्म में, जो कि 7 - z/2 हो जाएगी। तो ये 7 - z/2 हो गया। y की टर्म z के टर्म में y = हो जाएगा z - 4, और z तो z है ही। तो यहां पे अब देखो, अब अगर मैं लेफ्ट में एलसीएम लेता हूं तो ये 7 - z हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z - 8 हो जाएगा, और फिर प्लस में आ जाएगा 2z। ये सब एक्चुअली में यहां पे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ये 4 के इक्वल हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो अपने पास में कितना आ रहा है कि यहां पे आ जाएगा 3z - 1, और ये इक्वल हो जाएगा 4 और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा, यानी कि 3z की वैल्यू 9 आ गई, जिसका मतलब z की वैल्यू आ गई 3। अब अगर मेरे पास z 3 है तो बाकी सारी वैल्यूज अब अपने पास में बहुत आसानी से आ जाएंगी। कि सी वेक्टर निकाल रहे हैं हम, x क्या आ जाएगा, x अगर निकालोगे तो 7 - 3 जो कि बचा 4, 4 / 2, तो ये आ गया 2। ऐसे ही y अगर निकालोगे तो y अपने पास में आ जाएगा z - 4, यानी कि ये आ जाएगा -1, और x z तो अपने पास में क्या आ रहा था 3, तो z 3 आ गया। ये हमारे पास में बेसिकली सी वेक्टर आ गया है। अब तो कहानी खत्म होगी कि अभी अपन यहां पे क्या करते हैं, a और c को ऐड ही कर दो। तो a वेक्टर प्लस c वेक्टर अगर कर दोगे तो 2 - 1 किया तो ये 1 बच गया, 2 और -1 + 2 करेंगे तो ये भी 1 बच जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब बेसिकली इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, रूट आएगा नहीं यहां पे, तो बेसिकली आउटपुट यहां पे आ जाएगा 27। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में सी और डी वेक्टर दो दे रखे हैं, जिनके सम का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है। फिर ये वाली एक कंडीशन दी हुई है। फिर यहां पे कह रहा है λ1 और λ2 दो वैल्यूज हैं, जिसमें λ1 बड़ी वैल्यू है λ2 से,
और ये दोनों वैल्यूज किस चीज की हैं? वो तब है जब इन दोनों सम ऑफ वेक्टर्स को इसके साथ डॉट करता हूं। तो दो अलग अलग वैल्यूज आती हैं जिसमें बड़ी वैल्यू लैम्डा 1 है, छोटी वैल्यू लैम्डा 2 है। फिर ये इक्वेशन दे दिया है, और इस इक्वेशन के बारे में क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन एक्चुअली में एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। अब ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, क्योंकि अब वो जाते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स को करके कि वेक्टर 3D काफी अच्छे से कर लिया, सर्किल पता ही नहीं है। अब सर्किल यहां पे लास्ट में इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को डेफिनेटली तुम छोड़ के ही आओगे। लेकिन फिर भी हम यहां पे देखो कैसे करें। अब इसको दो वेक्टर्स के बारे में बात हो रही है जो कि दे ही नहीं रखे हैं। तो इस इक्वेशन को देख के मेरे को एक चीज दिख रहा है कि जैसा यहां पे लिखा है वैसा ही यहां पे भी लिखा है। यानी कि अगर मैं इस वाले पूरे वेक्टर को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, और उस माइनस को मैं प्लस कर देता हूं, क्योंकि जैसे कहीं पे ऐसा होता है ना, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू अपने पास में बी क्रॉस सी दे रखा है, ठीक है। जब तुम इसको इधर लेके आओगे तो ये एक्चुअली में ये हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। लेकिन जब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे तो हम इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं सी क्रॉस बी, तो बेसिकली ये इस चीज को बता रहा है कि ए प्लस सी दो वेक्टर है, उनको किसी एक सिंगल वेक्टर के साथ क्रॉस में कर दे रहा हूं। ऐसे को अपन ऐसे खोल के लिख सकते हैं, तो इसको उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं। ये चीज बस अपने को यहां पे देखनी है। जैसे यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि सिंस अपने को ये सब दे रखा है, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा और फिर प्लस कर दूंगा, तो मेरे को यहां पे क्लियरली दिखेगा कि सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का क्रॉस ये करने बोल रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के, और ये सब जीरो वेक्टर के इक्वल है, जीरो के बराबर है। सिंस क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो वेक्टर होगा। अब दो वेक्टर्स, इसको एक सिंगल वेक्टर की तरह सोचो, दो वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब दोनों के बीच में या तो दोनों का मैग्नीट्यूड किसी का 0 हो जाए या थीटा 0 हो जाए, है ना। तो यहां पे मैग्नीट्यूड तो किसी का 0 है ही नहीं, क्योंकि इसका भी दे रखा है, इसका तो 0 है ही नहीं। तो बेसिकली यहां पे अपन बोल सकते हैं दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक्चुअली में 0 डिग्री आएगा, जिसका मतलब दो वेक्टर्स यहां पे पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल हो गए तो मैं यहां पे सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये अपने पास में आ गया। अब देखो इसी चीज का यूज करना है। अब अपने को इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, इसका भी ले लेता हूं, और ये आ गया √29 के इक्वल। तो बेसिकली अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और इनटू में यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। इसके एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम कर दिया हूं, ये सब 29 के इक्वल आ जाएगा। ये पूरा भी 29 ही हो रहा है, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, जहां पे लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 1। अब ज्यादातर लोग यहां पे क्या करते हैं, लैम्डा मान के, यही दिक्कत है, लैम्डा मान के तुम बोलोगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों आ गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको तुम किसी और नाम से रिप्लेस कर दो, तो यहां पे अल्फा आ जाएगा, यहां पे भी अल्फा आएगा, यहां पे अल्फा की दो वैल्यूज आ रही, जिससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि मेरे पास सी प्लस डी वेक्टर की दो वैल्यूज आएंगी। एक बार अल्फा की वैल्यू 1 अगर मैं रख दूंगा तो ये वेक्टर 2, 3, 4 हो जाएगा। एक बार अगर मान लो मैं -1 ले लूंगा तो ये -2, -3 और -4 हो जाएगा, जिससे अब इस वेक्टर के साथ डॉट करूंगा तब दो वैल्यूज आएंगी, जिसमें पहली वैल्यू जब इसके साथ इसका करेंगे तो ये आ जाएगा -14 और +6 और +12 आ जाएगा, जिसका मतलब ये 4 बच गया। दूसरे वाले में अब इसके साथ करना है, इसके साथ इसका डॉट करोगे तो सीधा सीधा अपने पास में यहां पे हो जाएगा, ये 14 हो गया और ये हो जाएगा -6 -12, तो ये अपने पास में -4 आ गया, है ना। अब ये कह रहा है, अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये है लैम्डा 1 लैम्डा 2, जिसमें ये क्या कह रहा है कि लैम्डा 1 बड़ा है, तो बेसिकली ये हो गया लैम्डा 1, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा 2। चलो अब आते हैं इस सर्किल वाली इक्वेशन पे। सबसे पहली चीज, अगर कोई सर्किल की इक्वेशन है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वैसे जनरली तुम लोग ये वाली पढ़े होगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, है ना। लेकिन यहां पे x² का कोफिशिएंट 1 तो है नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होती है, ax² + ay² + 2gx + 2fy + c = 0, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है x² और y² के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज, यहां पे xy वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब इसका आउटपुट 0 आना चाहिए। तो
सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि पहला केस अपने पास हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 5k प्लस लैम्बडा 1 जिसकी वैल्यू 4 है। ये सब 0 के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब इसके 2 फैक्टर अपने पास में हो जाएंगे। के की 2 वैल्यूज पॉसिबल है यहां से। दूसरा केस अपना क्या है कि ये बराबर होना चाहिए इसके, जिसका मतलब के स्क्वायर इक्वल्स टू 3k प्लस लैम्बडा 2 जिसकी वैल्यू -4 है। डिवाइड बाई 2 करोगे तो -2 आएगा, इसको इधर रखो। तो बेसिकली के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, जहां से k की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी। अब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि भाई दोनों में जो x k की वैल्यू है जो कॉमन है वही यहां पे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम यहां से बोल देंगे कि k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो k की वैल्यू 1 आ गई तो आंसर आ गया सी। इस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव और लेंदी टाइप का है, बट डुएबल है, किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में इसने दे दिया है ए पी क्यू आर वेक्टर्स अपने को दे रखे हैं, ठीक है। पी क्यू आर वेक्टर्स में भी ये सारी की सारी साइड्स के बारे में बोल दिया है, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया है और कॉस थीटा की वैल्यू दे दी है। थीटा के बारे में कह रहा है कि वो एक्चुअली में पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखो यहां पे अगर तुम इसको बेसिक तरीके से डायरेक्ट सीधा सॉल्व करने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जब भी ट्राइंगल आए तो पहले क्या दे रखा है उस पर बात कर लो। जैसे कि ये क्या कह रहा है ए बी सी, फिर क्या कह रहा है कि बी सी वैक्टर यानी कि बी से सी की तरफ जाने वाला वेक्टर ये पी वेक्टर है। सी ए वेक्टर है जिसका मतलब ये वाला वेक्टर ये बेसिकली क्यू वेक्टर है। और बी ए वेक्टर, अब यहां पे ध्यान देना, बी से ए की तरफ जाने वाला वेक्टर ये आर वेक्टर है। तो एक कंसेप्ट पढ़े होगे तुम लोग लूप लो, है ना, कि ट्राइंगल अगर दे रखा है तो तुम सीधा सीधा यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के सारे वेक्टर्स का सम कर दो और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस के साथ लिख दो, सबको इक्वल टू 0। जैसे कि यहां पे कहीं से भी चल लो, पी वेक्टर से चलोगे, क्यू वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज वाली में, आर वेक्टर इसके अपोजिट है, तो ये सब हो गया। तो बेसिकली आर वेक्टर आ गया पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, अब यहां पे देखो इसमें तुमको क्लियरली दिख रहा है कि आर वेक्टर को तुम रिप्लेस कर सकते हो पी और क्यू से, तो काम चल जाएगा यहां पे। लेकिन यहां पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मेरे को चाहिए, तो पहले मैं इसके लिए काम कर लेता हूं, जिसका मतलब अगर मेरे पास में ये दोनों बराबर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी बराबर मैं कर देता हूं। तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये हो जाएगा पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, फिर यहां पे आता है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। चलिए पी वेक्टर का स्क्वायर ये लिखा है √12, तो ये बेसिकली 12 हो गया। क्यू का स्क्वायर करोगे ये 4 हो जाएगा 2। पी वेक्टर यहां पे ये इतना आ गया, क्यू वेक्टर 2 है। और इसके बाद जैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहां पे यही दे रखा है क्योंकि ये कह रहा है खुद पी और क्यू के बीच का एंगल है। तो ये अपने पास में 1/√3 आ गया। इस √3 से √3 निपटा दो, तो 12 + 4 और प्लस हो गया 8, तो ये हो गया 24। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। चलो अब दूसरी वाली वैल्यू पे बात करते हैं। दूसरी वाली वैल्यू क्या है, ये इसके लिए अपन इसको पी वेक्टर लिख देते हैं, यहां पे क्रॉस क्यू वेक्टर माइनस, अब इस आर वेक्टर अपने को पता था पी प्लस क्यू वेक्टर के इक्वल है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3p वेक्टर -3q वेक्टर आ जाएगा। ये अपने पास में आ रहा है, ठीक है। अभी पहले इसके स्क्वायर पे बात हो रही है, तो ये अपने पास में हो गया पी वेक्टर का क्रॉस कर दो -3p वेक्टर -2q वेक्टर, ये अपने पास में हो जाएगा। अब इसको अगर तुम खुद से लिखोगे तो ये बेसिकली ऐसा होगा कि -3 टाइम्स पी वेक्टर का क्रॉस पी वेक्टर -2 टाइम्स पी वेक्टर का क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो तुमको पता ही है कोई भी वेक्टर किसी खुद के साथ जब भी क्रॉस करता है वैल्यू हो जाती है 0। ये हो गया, तो ये आ गया -2। अब देखो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, माइनस लो या मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अपने पास में आ गया। और अपने को पता है कोई कांस्टेंट यहां पे होता है तो ये बाहर आएगा, तो जैसा पावर बाहर है वैसा ही लग जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स ये अपने पास में आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि मेरे को वैल्यू निकालनी है 4 × पी वेक्टर का स्क्वायर क्यू वेक्टर का स्क्वायर, और क्रॉस है तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमको यहां पे पता है कॉस थीटा,
तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास में 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/3, जिसका मतलब 2/3 है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको रिप्लेस भी यहीं पे कर दे, चलो अभी मत करो, है ना। अब चलो, अब देखो यहाँ पे ये 4 हो गया, p का स्क्वायर ये तो 12 हो गया, ये इसका स्क्वायर ये 4 हो गया, ये हो गया 2/3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3 से इसको निपटा देते हैं, तो ये 4 हो गया, 16, 64, 128 ये हो गया। अब आते हैं फाइनल आंसर पे जो ये कह रहा है, तो ये 128 तो ये आ गया, और जो पहले आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा था उसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसको नहीं भूल जाना है। ठीक है, जिसका मतलब ये 128 हो गया, ये हो गया 72, तो बन गया 200, हो गया खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं और आगे। अब क्या कह रहा है कि ए बी वैक्टर हमको ये दे रखा है, फिर ए डी वैक्टर दे रखा है, फिर कह रहा है कि लेट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर वी किस डायगोनल पे, इस पैरेललोग्राम की डायगोनल पे बोल रहा है कि वी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर ए सी डायगोनल पे मैं लेता हूं तो उसकी लेंथ 1 आती। ठीक, फिर अब इसमें क्वाड्रेटिक घुसा दिया क्या, फिर कह रहा है इफ अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स हैं जिसमें अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बहुत गंदे गंदे सवाल बनाए भाई, हर एक चैप्टर के साथ दूसरा तीसरा ऐसे पता नहीं क्या क्या कर दे रहा। तो यहाँ पे अननेसेसरली कैलकुलेटिव इसको बना रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, अप्रोच लेंदी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको करना क्या है, पैरेललोग्राम। ज्योमेट्री तो बहुत आसान कर देता है ऐसी चीजों को, ए बी सी डी। अब ये क्या कह रहा है, ए बी वैक्टर दे रखा है, दूसरा ए डी वैक्टर दे रखा है, जो वैक्टर ए डी होगा वही वैक्टर बी सी भी होगा, पैरेलल होता है। ठीक है, अब ए सी वैक्टर की अगर तुम बात करोगे तो ए सी वैक्टर क्या होता है, ये भाई ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर का सम होता है। तो हम बोल सकते हैं ए सी वैक्टर एक्चुअली में ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर ही हो जाएगा, क्योंकि बी सी वैक्टर ए डी वैक्टर सेम ही। तो ये क्या हो गया, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आई कैप के साथ में 3, 4 और 2 हो गया 6, और ये हो गया -5 प्लस लैम्बडा। ये अपने पास में ए सी वैक्टर आ चुका है। अब क्या कह रहा है कि v वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन, तो क्या करना है, v डॉट ए सी वैक्टर। अब प्रोजेक्शन ए सी पे है तो इसका मैग्नीट्यूड, और ये 1 आ जाएगा। ये हमारे पास में कहानी होगी। अब तो v वेक्टर का डॉट कर दो इसके साथ में, यहां पे 1 1 1 है, जिसका मतलब सीधा सीधा 3 प्लस 6 प्लस इसको लैम्बडा -5 लिख देता हूं, और ए सी वैक्टर अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर 9 हो गया, दूसरे वाले का 36 हो गया, और ये लैम्बडा +5 का होल स्क्वायर हो गया। ये सब 1 के बराबर है, तो एक्चुअली में इसको राइट साइड में हम ले जाते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे कितना, ये तो 9 और 5 गया, तो लैम्बडा +4 मेरे पास में आ जा रहा है। इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस 25 प्लस 45, ये अपने पास में है। जिसको इसको खोलोगे तो ये अपने पास में 8 लैम्बडा प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10 लैम्बडा प्लस ये कितना हो जाएगा, 70 हो गया ये। अब लैम्बडा स्क्वायर से लैम्बडा स्क्वायर गया, इसको ले जाओ उधर, इसको ले आओ इधर, तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, 2 लैम्बडा बच जाएगा, और यहाँ पे 16 माइनस 70 करोगे तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू -27 मेरे पास में आ जाएगी। कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, अरे ये लैम्बडा +5 नहीं होगा ना, ये लैम्बडा -5 होगा। लैम्बडा -5 अगर होगा तो ये -10 लैम्बडा हो जाएगा, ये भी -10 होगा, जिससे हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब सिनेरियो बदलेगा। देखो, क्योंकि उतनी बड़ी वैल्यू लैम्बडा की आनी और फिर यहाँ पे होल स्क्वायर होना, वो बहुत ऐसा देगा ही नहीं वो। तो अब इस 10 को अगर इधर लेके जाऊंगा तो ये हो गया 18 लैम्बडा, और इधर उसको लेके गया 16 को, तो 70 ये हो गया, तो ये आ गया 54। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाई 18, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 3। चलिए, लैम्बडा अगर अपने पास में 3 आ गया तो अब इधर आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये है। तो
9 इंटू 5 करेंगे 45, 45 को 18 में 15 और 3 हो जाएगा, तो यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से 3x अगर कॉमन लिया तो ये 3x माइनस 5 आ गया, या माइनस 1 ले लो, ये भी 3x माइनस 5 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास में एक तो आ गया ये, दूसरा आ जाएगा ये। तो बेसिकली x की दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक 1/3 एक 5/3। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो एक्चुअली में अल्फा और बीटा हैं, जिसमें अल्फा बड़ा है तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब ये आउटपुट पे आ जाओ, तो 2 इंटू अल्फा यानी कि ये हो जाएगा 10/3 माइनस बीटा 1/3, जिसका मतलब हो गया 9/3। आंसर आ गया 3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में हमको दे रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए वेक्टर दे रखा है, फिर बी वेक्टर दे रखा है, फिर बोल दिया है कि लैम्बडा जो यहां पे इसने यूज किया है वो कोई इंटीजर वैल्यू है, दो वेक्टर है, सी एक वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के बराबर है, फिर कह रहा है कि डी एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और जो वाई जेड प्लेन में लाई करता है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है। तो अपने को इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है, जिसके लिए अपने को सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों चाहिए रहेंगे, तभी जाके उनके बीच का एंगल वगैरह सब कुछ बता भी पाओगे, या मैग्नीट्यूड पता हो या डायरेक्ट वेक्टर पता हो तो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम ना हम सी वेक्टर वाला कर लेते हैं कि भाई सी वेक्टर निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आई जे और के कैप ले आता हूं, और ए वेक्टर अपने पास में यहाँ पे ए क्रॉस बी है ना, हाँ, तो 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1। बी वेक्टर की बात करोगे तो 0 लैम्बडा और 2। अब आई कैप के साथ देख लो, -2 माइनस लैम्बडा, -2 माइनस लैम्बडा आ गया। जे कैप के साथ 4 माइनस 0, तो ये -4 आ गया। के कैप के साथ बात करोगे तो 2 लैम्बडा, ये के कैप के साथ आ गया। ये अपने पास में सी वेक्टर आ चुका है। और क्या कह रहा है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, तो लैम्बडा मैं यहीं से निकाल सकता हूं, और इसका स्क्वायर कर देता हूं, जिससे कि अपने को पता है कि -2 माइनस लैम्बडा, या फिर इसको डायरेक्ट लैम्बडा प्लस 2 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस बाहर ले रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, और ये 4 लैम्बडा स्क्वायर हो गया। ये सब है 53 के इक्वल। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो लैम्बडा स्क्वायर ये 4 लैम्बडा प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 53, इसको इधर ही ले आता हूँ, तो ये हो गया 5 लैम्बडा स्क्वायर और प्लस 4 लैम्बडा, और ये कितना है, ये हमारे पास में 20 है। 20 में से 53 अगर गया तो -33, ये अपने पास में आ गया। ठीक है, अब 4 अपने को चाहिए, तो 15 और 11, हाँ, क्योंकि यहां से मैं 3 को उठा के इसके साथ अगर मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, ये 11 बचेगा, दोनों का डिफरेंस 4 आ जाएगा, हाँ, तो इससे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 लैम्बडा स्क्वायर, और प्लस में 4 लेना है, तो ये इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो 5 लैम्बडा अगर कॉमन लिया तो लैम्बडा प्लस 3, -11 अगर कॉमन लिया तो लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0। एक आ गया लैम्बडा प्लस 3, दूसरा आ गया 5 लैम्बडा -11 इक्वल टू 0। लैम्बडा की एक वैल्यू -3 और एक आ गई 11/5। क्वेश्चन में कह रहा है इंटीजर है, तो ये तो होगा ही, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई। लैम्बडा की अगर वैल्यू आ गई तो सी वेक्टर भी निकाल लेते हैं यहीं पे। चलो, सी वेक्टर अगर मान लो मैं निकालूंगा तो सी वेक्टर यहां पे रख दो, तो लैम्बडा की जगह -3 रखोगे तो ये +3 हो जाएगा, +3 तो ये हो गया 1, ये -4, ये आ गया -6। ये अपने पास में सी वेक्टर आ गया है। अब देखो मेरे को निकालना ये है। अब यहां पे डी वेक्टर के बारे में क्या कह रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये वाई जेड प्लेन में, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ डी वेक्टर एक्चुअली में वाई जे कैप और जेड के कैप होगा, और जहां पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूट की वैल्यू 2 यानी कि इसके रूट हटा दोगे तो 4 के इक्वल होगा, ये अपने पास में। लेकिन इन दोनों की वैल्यू निकल नहीं रही है, तो मैं एक्चुअली में सी वेक्टर का इसके साथ डॉट ही कर देता हूं। ठीक है, सी डॉट डी अगर सबसे पहले अपन करेंगे तो यहाँ पहले वाला टर्म तो खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा -4y -6z, -4y -6z। मेरे को एक्चुअली में इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, जिसका मतलब इसके होल स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी। अब बताओ,
अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लो मेरे को ये निकालना है तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अगर तुम इसको ऐसे करने बैठ जाओगे ना भाई 16y² 36z² प्लस 24 और ये 48yz, अब फिर बोलोगे कि यहाँ पे 2 है तो ये 4 है, तो ऐसा हो सकता है ये 1 हो जाए, ये 3 हो जाए, है ना, और तब वैल्यू निकालने जाओगे तो तब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बैठेगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा चीज क्या कर सकते हैं कि दूसरा ज्योमेट्री से आ जाओ। ज्योमेट्री से आ जाओ मतलब कि देखो YZ प्लेन है तो ये YZ प्लेन मैंने बना दिया, और ये कह रहा है डी वेक्टर है, डी वेक्टर में कहीं से यहां से स्टार्ट कर देता हूं कि भाई ये मेरा डी वेक्टर हो गया जिसका कोऑर्डिनेट छोड़ो ये है। ठीक है, जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लो मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2 है। मैं यहां पे थीटा से आ जाता हूं, कॉस थीटा वगैरह से, तो इसको अगर मैं थीटा ले लूं तो अपन यहां पे बोल सकते हैं ना भाई बेस बाई हाइपो इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 कॉस थीटा और z इक्वल्स टू आ जाएगा 2 साइन थीटा। अब हम आते हैं इस पे। ठीक है, जिसका मतलब यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा। अभी होल स्क्वायर हम बाद में लगा देंगे। अगर ये आ रहा है तो अब तो इसका तो तुमको पता ही है क्योंकि ये तो वो हो गया ना a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, मिनिमम वैल्यू ये होती है, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में रूट ऑफ ये हो जाएगा, तो ये हो गया 164 प्लस 144, तो ये 8 आ गया, 0 आ गया 2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 208, लेकिन होल स्क्वायर हो रहा है तो अब इसका होल स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर करने का मतलब सीधा सा वैल्यू हमारे पास में रूट ऑफ 208 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 208 जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाए। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था वैसे। ठीक है, क्योंकि यहां पे इसकी वजह से मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो वाई डी वेक्टर को तुम कुछ मान लोगे, फिर उसके बाद बोलोगे वाई जेड की अब वैल्यू निकाले तो निकाले कैसे, फिर तुम 1 1 2 2 ऐसे रख के चेक करोगे, जो कि काफी बेकार ही प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है, हमको यहाँ पे बोल दिया कि हमारे पास ए वेक्टर है जिसमें ये जो लैम्बडा इसने यूज किया है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और ये कह रहा है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है इस वाले वेक्टर के साथ। ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, इसके जस्ट बाद तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव ही होगा, क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव होगा और ए डॉट बी में केवल कॉस थीटा ही डिफाइन करता है कि ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बस। तो अब अपने को डॉट कर दो दोनों का, तो यहां पे आ जाएगा -√2 लैम्बडा स्क्वायर हो गया, ये आ जाएगा -4√2 और ये हो गया +4√2 लैम्बडा लेस देन 0, ये अपन ने कर दिया। जिसमें हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले √2 से निपटाओ, √2 से -√2 से निपटाते हैं, इनइक्वलिटी का साइन बदल देते हैं, तो ये लैम्बडा स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये -4 लैम्बडा ग्रेटर देन 0, ये तो लैम्बडा -2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये तो हर वैल्यू पे ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। अच्छा यहां पे माइनस है, हाँ उस वैल्यू लैम्बडा की वैल्यू बस 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 2 हो जाएगी 0 हो जाएगा, ये 0 होने नहीं देना है ना, तो यहां पे अपन बोल देंगे यहां पे लैम्बडा आ रहा है R-2। चलो और आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि इफ एंगल थीटा बनाया जा रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, जिसका सिंपल सा मीनिंग के कैप के साथ में ये वाला वेक्टर ए वेक्टर बना रहा है एंगल, कहां, यहां, है ना। अब देखो थीटा अगर यहां से यहां है तो कॉस थीटा कहां से कहां होगा, उसकी वैल्यू 0, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, और कॉस पाई बाई 6 जो कि 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 से 0 के बीच में होगी। अब कॉस थीटा किन दोनों के बीच का, इसका और इसके बीच का एंगल है, दोनों का डॉट कर दो। जैसे ही अब कॉस थीटा की वैल्यू ही निकाल लो बेसिकली, तो कॉस थीटा क्या होगा, सबसे पहले दोनों वेक्टर्स का डॉट करेंगे तो केवल इसके साथ में होगा, तो ऊपर लैम्बडा आ गया। नीचे की बात करोगे, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, उसको लिखो या मत लिखो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, -1 का स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर ये ग्रेटर देन √3/2 है।
अब देखो लैम्बडा के बारे में खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए और रूट के बाहर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव है, तो ये सब लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो लैम्बडा स्क्वायर बाई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3, ये 3/4 से छोटा होना चाहिए। वैसे तुम चाहो तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि अपने को यहां पे पता है लैम्बडा के बारे में कि वो पॉजिटिव है, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन मैं तुमको फिर भी जनरल प्रोसेस से बताता हूं कि नॉर्मली कैसे करते हैं जब वेरिएबल होता है। तो ये अपने पास में यहां पे आ जाएगा, इसको लेके आते हैं इधर, उसके बाद हम लेते हैं एलसीएम, और अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 लैम्बडा स्क्वायर, ये 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 9 हो गया, जिसमें से ये बच गया ऊपर कि लैम्बडा स्क्वायर माइनस 9 और नीचे बच गया 4 इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 0। अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे 0 हो रहा है। तो बेसिकली इसको नेगेटिव पॉजिटिव होने के लिए केवल ये वाली वैल्यू ही डिफाइन करेगी, क्योंकि नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि जब लैम्बडा स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू -3 से 3, ये आएगा। लेकिन अब यहीं पे दिक्कत होती है, यहां पे दिक्कत क्या हो जाएगी, तुम बोल दोगे ये इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो अल्टीमेटली लैम्बडा मेरे पास में हो गया कि -3 से 3, उसमें से 2 हटा दो, ये है, और ये इसमें फिट भी बैठ रहा है। अल्फा बीटा सबकी वैल्यू आ गई, सबको ऐड करोगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 2। बट गलत क्या है कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में खुद दिया है, खुद कह रहा है लैम्बडा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहां से तुम ये वाली चीज कंक्लूड करोगे कि लैम्बडा 0 से 3 के बीच में है। और अब इस वाली वैल्यू के साथ इंटरसेक्शन ले लो, यानी कि वो कह रहा है कि पहले वाली कह रही थी ये वाली वैल्यू, दूसरे वाली वैल्यू हमारे पास में ये आ रही है, तो हम यहां पे दोनों को इंक्लूड करते हुए बोल देंगे कि 0 से 3 -2, ये आ गया। अब इससे कंपेयर कर लो, अल्फा 0, बीटा 3, गामा 2, सबका करना है सम, आंसर आ गया 5। ये है इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, हमारे पास में ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये है वो। अब इसमें लोग फंस जाते हैं। इसमें फंस कैसे जाते हैं, इसमें तुम क्या करोगे, सबसे पहले सी वेक्टर निकालने बैठ जाओगे तुरंत, ए और बी का क्रॉस कर दिया, सी आ गया, फिर जो सी वेक्टर आया उसका डी वेक्टर, ए वेक्टर साथ क्रॉस कर दिया, फिर डी वेक्टर आ गया, फिर जाके इसको निकालेंगे। बट इस क्वेश्चन को हम बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि तुम देखो, यहां पे अपने को ये चाहिए है ना, इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, ए डॉट डी माइनस बी डॉट डी, ठीक है, ये हमारे पास में चाहिए। जिसका मतलब अब तुम यहां पे खुद देखो कि ऐसा कर लेते हैं, मेरे को यहां पे ए डॉट डी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ए डॉट डी का मतलब क्या हो गया, मेरे पास डी वेक्टर इक्वल टू ये है, इस पूरी इक्वेशन का ए वेक्टर के साथ अगर डॉट कर दूं तो ए डॉट सी क्रॉस ए, ये बन गया बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए सी ए, जिसमें दो वेक्टर सेम है तो वैल्यू 0, तो ये तो खत्म, ये हमको चाहिए नहीं। अब हमारा काम है बी डॉट डी पे। अब बी डॉट डी के लिए भी अपने को इस वेक्टर को बी से डॉट कर देना है, लेकिन उधर बॉक्स बन जाएगा बी सी ए का। चाहो तो तुम वहां पे सी वेक्टर अगर निकाल चुके होते तो सीधा बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो तो वहां से हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे कुछ और सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि एक्चुअली मैं डी वेक्टर ही मैं निकाल लेता हूं। डी वेक्टर मैं कैसे निकाल लेता हूं कि मेरे को दे रखा है इसने डी वेक्टर इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, इसको ना माइनस डी वेक्टर कर देता हूं, ए क्रॉस सी हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि मैं यहां पे सी वेक्टर की वैल्यू रख देता हूं। अब जब मैंने ये रख दिया तो अब क्रॉस प्रोडक्ट है 3 वेक्टर्स का, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट कर दिया, फिर पास वाले को एज इट इज लिख देते हैं, फिर माइनस, फिर पास वाले के साथ डॉट, ए का एक साथ डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा बी वेक्टर। ये अपने पास में बेसिकली इसकी वैल्यू आ रही। अब देखो ये है माइनस बी डॉट डी है, इसलिए मैंने माइनस लिया तो माइनस वो प्लस हो जाएगा। इसका आउटपुट निकाल रहे हैं हम माइनस बी डॉट डी का, जिसका मतलब सिंपल सा कि बी वेक्टर का डॉट अब मेरे को इसके साथ कर देना है, ए डॉट बी, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ए डॉट बी तो स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर आ गया, तो यहां पे आ गया बी डॉट ए,
फिर माइनस साइन, ये ए स्क्वायर हो गया और ये हो गया ए डॉट बी। बस अब तो खत्म है कहानी। अब जो अपने को चाहिए वो तो हो ही गया कि भाई देखो ए डॉट बी की वैल्यू यहां से निकाल लो। ये अल्टीमेटली लिखा क्या है, ए डॉट बी का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर और ए डॉट बी। अब इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट अगर करोगे तो ए डॉट बी की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, -1, फिर -1 -6, ये आ जाएगा -1 -1 -6, हाँ ये आ गया -8 आ रहा है। ठीक है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 5 6, तो ये हो जाएगा √6। तो ये अपने पास में आ गया -8 का होल स्क्वायर और ये हो गया 6 क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया -8। तो ये हो गया 64 और माइनस ये अपने पास में हो जाएगा 48। नहीं कुछ तो, अच्छा यहां ए डॉट बी कहां से आया यार, ये तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, क्योंकि भाई इसका डॉट इसके साथ होगा बी वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि एक्चुअली में कितना 9 10 11, तो ये 11 हो जाएगा, जिससे कि ये 66 हो जाएगा और फाइनली अपने पास में आ जाएगा -2। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए, ये वाला चीज। अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर तुम वैसे करने बैठ जाते तो थोड़ा सा मेरे को लगता है और ज्यादा टाइम लगता। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी और सी अपने पास में 3 वेक्टर्स इसने दे रखे हैं, जिसमें ये वाली कंडीशन है, फिर तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, बी और सी के बीच का एंगल दे रखा है, ए डॉट सी अपन से पूछ रहा है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि देखो इसमें भी प्री मल्टीप्लाई ए वेक्टर है, यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई ए वेक्टर है, और मेरे को ये पता है कि ये जो 2 है, चाहूँ तो मैं इसको 2a वेक्टर लिख सकता हूँ, चाहूँ तो इसको 2c वेक्टर, ये कांस्टेंट कहीं भी खेल जाता है ना। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं कि ये a क्रॉस b हो गया और ये a वेक्टर का क्रॉस विद 2c वेक्टर लिखा हुआ है, जिसका मतलब अगर मैं इन सबको एक साइड लेके आऊँ तो ये एक्चुअली में ए वेक्टर का क्रॉस हो जाएगा बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, हाँ इसके इक्वल, ये अपने पास में आ रहा है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और ये वाले दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। अब ये दोनों वेक्टर अगर मान लो मेरे पास में यहां पे पैरेलल हो जा रहे हैं तो सिंपल सा ही केस बन गया अपने पास में कि हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर को लैम्बडा ए वेक्टर के इक्वल रख दो, और इसने एंगल दे रखा है, तो हो गया। फिर तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ले ले तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4c वेक्टर का स्क्वायर माइनस 4b डॉट सी, और ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये हो गया 16, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 16 माइनस 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, सॉरी ये 4 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो cos 60 यानी कि √3/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर और ए का स्क्वायर ये तो 1 आ गया। चलो इस 2 से 2 गया, ये बच गया 16, 16 से 16 गया, तो लैम्बडा स्क्वायर 16 आ गया, जिसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू ±4 मेरे पास में आ रही है। ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि मेरे पास b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर एक्चुअली में ±4 a वेक्टर के इक्वल है, ये अपने पास में कंडीशन आ गई। अब हमको चाहिए a डॉट सी, तो a डॉट सी अगर मान लो मेरे को चाहिए तो मैं ना c वेक्टर के साथ डॉट ही कर देता हूं इसका, तो यहां पे आ जाएगा b डॉट सी, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू सी का स्क्वायर, ये हो गया +-4 a डॉट सी। चलो b डॉट सी की वैल्यू अभी हमने निकाली, जो कि एक्चुअली में आ रही थी b 2 आ रही है, सॉरी 4 आ रही है, ये 4 आ गया -2 और इंटू ये 4 हो गया, तो ये +- a डॉट 4 है प्लस माइनस में, और यहाँ पे a डॉट सी। ठीक है, तो ये 8, तो ये बच गया -4,
और ये आ रहा है प्लस माइनस 4 और ए सी वेक्टर। अब देखो, तो इससे डिवाइड करोगे तो ए सी वेक्टर का डॉट की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन वो कह रहा है लगा दो मॉड। जब तुम मॉड लगा दोगे तो ये वैल्यू हो गई 1, जो कि ए ऑप्शन में दे रखे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से ये हो भी गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए एक वेक्टर है, ये 2 बार लेट हो गया है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर वी है। वी एक्चुअली में ए क्रॉस बी के बराबर है, वी डॉट सी की वैल्यू इसने दे रखी है। फिर बी वेक्टर का सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन जो है वो एक्चुअली में पी स्क्वायर के पी के इक्वल है, तो 9p स्क्वायर की वैल्यू हमको बतानी है। अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल चीज की वी वेक्टर दे रखा है, ए क्रॉस बी हो गया है ना, तो डॉट भी नहीं कर सकते, निकाल ही लेता हूं ना, क्योंकि और कोई अप्रोच इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो वी वेक्टर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। वी वेक्टर के लिए अपन यहां पे क्या करेंगे, बॉक्स बना दो, सॉरी डिटर्मिनेंट ले लो। हाँ, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी करोगे तो ये 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1, ठीक। चलिए, तो ये हो गया 2 माइनस 3, तो यानी कि माइनस आई कैप, और जे कैप के साथ देखोगे तो ये हो जाएगा -1 -6, तो ये हो जाएगा -7, जो कि इसके साथ ऑलरेडी माइनस होता है, तो ये +7 हो जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे 1 + 4 यानी कि 5 के कैप। ये अपने पास में वी वेक्टर आ गया। चलो अब तो हो ही गया, तो वी डॉट सी कर दो 11, तो इसके साथ डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लैम्बडा, इसके साथ डॉट कर रहा हूं मैं, +7 + 5 इक्वल टू 11, तो माइनस ये 11 - 12 -1, लैम्बडा की वैल्यू 1। लैम्बडा अगर 1 आ गया है तो अब तो सी वेक्टर भी आ गया, तो सी वेक्टर अपने पास में 1 1 1 हो गया। तो बी का सी पे प्रोजेक्शन निकाल लो, तो बी का सी पे, तो ये आ गया 2 + 1 - 1 डिवाइड बाई सी के मैग्नीट्यूड से 3 से कर दो, तो ये आ गया 2/√3। ये एक्चुअली में P है, तो 9P, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं यार। ये 9 आ गया, ये आ गया 4/3, इससे 3 हो गया, ये बच गया 12, और ये आ गया इसका आंसर। खत्म। इसमें और कोई अप्रोच लगाते तो हो सकता और ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो बेटर यही सही है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फिर से हो गया, फिर कह रहा है डी वेक्टर दे रखा है, इसके बराबर है सी क्रॉस डी की वैल्यू भी उसने दे रखी है, सी और डी के बीच का एंगल भी दे रखा है, तो डी अपन यहां से निकाल सकते हैं, कुछ तो निकल जाएगा यहां से। सबसे पहले ना सी वेक्टर की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि एक सिंगल इक्वेशन है और कुछ इक्वेशंस दे नहीं रखी है, तो डायरेक्ट ही निकाल लोगे तो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 - 2 और ये हो गया 1 1 0, तो आई कैप के साथ में हो गया माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 आई कैप, और जे कैप के साथ में अगर बात करोगे तो ये 0 और माइनस +2, तो ये -2 जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ के कैप के साथ में बात करो तो 2 - 1, तो प्लस के कैप आ जाएगा। ये अपने पास में सी वेक्टर आ गया है, ठीक है। अगर सी वेक्टर मेरे पास में आ गया है तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालो, 4 4 8 और 1 9, यानी कि √9 मतलब 3 आ गया ये। चलो, है ना, ये मैग्नीट्यूड वगैरह तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये सब। तो चलो सी और डी के यहाँ पे आते हैं, तो इसका मतलब होता है ये, और यहाँ पे आता है साइन थीटा यानी कि sin π/4, ये 3 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 3, डी की तो हमको पता ही नहीं है, ये 1/√2, ये भी 3 से गया 3, तो डी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई √2। चलो अब अगर ये √2 आ गई तो इस पे काम कर लेते हैं, क्योंकि ए डॉट डी तो पूछा ही है, अब तो हो गया ही। हाँ, तो ये अगर दे रखा है तो होल स्क्वायर कर दो, जिससे अपने पास में आ जाएगा डी का स्क्वायर ए का स्क्वायर -2 ए डॉट डी इक्वल्स टू 11। डी का स्क्वायर हो गया 2, ए का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर 9, ये 9 हो गया, और -2 ए डॉट डी इक्वल टू 11। ओहो, ये 11 ये 11 0, ए डॉट डी इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, ये देखना कि क्या इन कंडीशंस के बेसिस पे डायरेक्टली हम बता पा रहे हैं क्या ए वेक्टर और डी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम ज्योमेट्री से डायरेक्टली बता पा रहे होंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा और इजी वाला अप्रोच हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास ए वेक्टर है, फिर इसने बी वेक्टर भी दे दिया, फिर एक सी वेक्टर भी दे दिया, फिर कह रहा है कि फिर मान लो एक और वी वेक्टर है विच इज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ इस तरीके से कि उसका प्रोजेक्शन अगर सी वेक्टर पे लेता हूं तो उसकी लेंथ इसके इक्वल आती है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को बताना है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन यहां पे देखो ये अगर मान लो इसके प्लेन में है तो यहां से तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कोप्लेनर वेक्टर्स। और कोप्लेनर वेक्टर में क्या होता है कि किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स के टर्म में अपन लिख सकते हैं। चाहो तो तुम ऐसे लिख लो, चाहो तो तुम लैम्बडा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख लो, चाहो तो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा या लैम्बडा की जगह म्यू ऐसा कर लो। ऐसे कैसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। मैं इस लास्ट वाले को ले लेता हूं कि भाई वी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ले लेते हैं आप। ठीक है, ये अपने पास में, जिसका मतलब अब देखो लैम्बडा इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ ऐड कर दो तो वेक्टर अपने पास में आ जाएगा 2 प्लस लैम्बडा, और यहां पे हो जाएगा -1 प्लस 3 लैम्बडा, और यहां पे हो जाएगा -1 माइनस लैम्बडा। ये है वी वेक्टर। फिर क्या कह रहा है कि इसका सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन इसके इक्वल है। चलो कर देते हैं, पहले सी वेक्टर के साथ में इसका डॉट कर दो, डॉट करोगे इसके साथ में तो पहले वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 प्लस 2 लैम्बडा हो गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसको एज इट इज लिख दो, और फिर लास्ट वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई यानी कि -3 माइनस 3 लैम्बडा हो गया। डिवाइड में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 4 13 और 1 14 रूट 14 आ गया। ये एक्चुअली में इसके बराबर है। ओहो, तो ये तो गया। तो यहां पे क्या आया, यहां पे देखोगे तो 3 लैम्बडा से 3 लैम्बडा गया, 1 2 3 4 से 4 चला गया। अब तो हो गया काम खत्म। तो यहां पे बच गया 2 लैम्बडा, इधर बच गया 0। अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो हो गया काम खत्म। ठीक है, यहां 0 नहीं आएगा, यहां आएगा 1, और 1 आएगा तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अगर लैम्बडा की वैल्यू 1/2 है तो यहां पे आ जाओ, इस वेक्टर को निकाल ही लेते हैं। 2 प्लस 1/2, 2 को बोल दो 4/2 प्लस 1/2 बेसिकली 5/2 हो गया। -1 प्लस 3/2, -1 को बोल दो -2/2 प्लस 3/2, तो ये एक्चुअली में 1/2 बच गया। तो यहां पे आ जाएगा -1 माइनस 1/2 यानी कि -3/2, चाहो तो डायरेक्टली भी निकाल दो। ये अपने पास में आ गया है वी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास में क्या आ जाएगा कि ये हो गया 25/4 प्लस 1/4 प्लस 9/4। तो 4 को बाहर ले लेते हैं रूट से तो 2 आ जाएगा। ऊपर देखोगे तो 25 और 10 यानी कि 35। ये है क्या? हाँ, सी ऑप्शन में दे रखा है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास फिर से ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, फिर कह रहा है सी वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा है और फिर ये कंडीशन दे रखी है, तो ये अपने को बताना है, जिसके लिए हम यहां पे होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर है इसका। ये अगर मान लो मेरे को दे रखा है तो मैं वही वाला कंडीशन लगा देता हूं ना कि भाई इसको 2a वेक्टर लिख देता हूं, इसको 3b वेक्टर, तो बेसिकली ये हो गया 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इसका क्रॉस विद c वेक्टर, ये अपन बोल देते हैं, जिससे हम यहां पे क्लियरली बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो यहां पे पैरेलल हो गया। तो यानी कि c वेक्टर इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। चलो, तो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, और लैम्बडा ऐड कर देना है। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 3 करोगे तो अपने पास में 7 आ जाएगा, तो ये आ गया 7 लैम्बडा। फिर यहाँ पे -10 हो जाएगा और -10 लैम्बडा और प्लस -3, तो ये आ गया -13 लैम्बडा। और यहाँ पे देखोगे लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और 9, तो ये हो गया 19, तो ये 19 लैम्बडा। ये अपने पास में सी वेक्टर है। ठीक है, इसका डॉट दे रखा है इसने। चलो
ए माइनस बी वैक्टर अगर मान लो मैं करता हूं तो अभी अपने पास में क्या आ जाएगा, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट, 2 में से 1 गया तो 1 आया, -5 + 1 तो ये -4 हो जाएगा, -5 ये +5 था ना, हाँ +5 है, तो +5 3 तो ये अपने पास में 2 हो जाएगा और इसका डॉट अपने को इस वेक्टर के साथ में कर देना है और ये वैल्यू अपने पास में -97 के इक्वल है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। 7 लैम्बडा यहां पे आ गया, 13 को 4 से करेंगे तो ये हो गया 52 लैम्बडा और 19 को 2 से करते हैं तो ये 38 लैम्बडा हो गया, ये -97 हो गया। तो इन दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करता हूं तो ये तो हो गया 90, तो ये 97 ही हो गया, -97 तो लैम्बडा की वैल्यू -1 आ गई। लैम्बडा की वैल्यू -1 जैसे ही मेरे पास में आ गई, सी वेक्टर मेरे को मिल गया, -7 13 और -19 ये है। अब क्या कह रहा है, के कैप के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट अपने को कर देना है ना, आई जे, चाहो तो डायरेक्टली कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो कि -7 13 -19 0 0 1 तो ये भी स्क्वायर था, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि आई कैप के साथ में अपने पास में आ जाएगा 13 आई कैप, जे कैप के साथ में +7 जे कैप और के कैप वाली टर्म 0 हो जाएगी। हमको चाहिए इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसका मतलब √13 7 और ये, तो इससे ये काट दो तो ये 169 + 4 ये आ जाएगा, 9 और 9 18 तो 8 इसी में लास्ट डिजिट 8 इसी में है, तो ये 11 होगा, देख भी लो ये 8 हो जाएगा, 10 और 11 हो गया, 218 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, ये वाले क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये तो यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, ये वाली कंडीशन दे रखी है। ये वाली कंडीशन में पिछली बहुत सारी वीडियोस में बार बार बोला हूं कि ये सिनेरियो याद करके रखना है। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है A.B, B.C, C.A, इन सब की वैल्यू -1/2 के इक्वल आती है ना। एक्चुअली में तीनों का सम -3/2 होता है। सिंस ये ट्राइंगल को रिप्रेजेंट अपने पास में यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बनती है कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हो सकता है तुम लोगों को नोट्स में भी पढ़ाया गया हो, तो ये अपने पास में आता है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 या 0 वेक्टर अपने पास में होता है। जब ये कंडीशन, इसको डायरेक्टली देख के ये क्लिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज इसका डेरिवेशन ही पूरा 15 से 20 मिनट का है। तो अब हम आते हैं इस पे। इसमें तुमको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक्चुअली में कह रहा है कि 2a वेक्टर प्लस k को अगर तुम बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 के इक्वल है। तो ना मैं यहां पे 2a वेक्टर कर देता हूं, b प्लस c वेक्टर एक्चुअली में -a वेक्टर, तो ये हो जाएगा 3 के इक्वल। अगर मान लो ये अपने पास में 3 के इक्वल हो रहा है, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 - k और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये। अब यहां पे गलती लोग क्या कर देते हैं कि वो सीधा 2 - k को बाहर ले लेंगे और इसको लिख देंगे ऐसा, जो कि गलत है। क्योंकि अगर ये कोई कांस्टेंट होता, अगर ये -2 होता तो बाहर लेते, तब भी +2 तुम करते। सिंस ये वेरिएबल है तो यहां पे अपने को जो ध्यान रखना वो ये कि बाहर भी मॉड में ही आएगा, और a वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर, तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मॉड ऑफ 2 - k 3 के इक्वल हो जाएगा। एक बार प्लस से खोलोगे तो 2 - k 3 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई -1। एक बार माइनस से खोलोगे तो 2 - k इक्वल्स टू -3, तो k की वैल्यू आ गई 5। k के बारे में क्या कह रहा है, 2 वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k तो 5 है, तो 5 तो ये रहा इस ऑप्शन में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास PQR एक ट्राइंगल है जिसमें PQ वेक्टर दे रखा है, PR दे रखा है, जिसमें A और B मिसिंग है। फिर कह रहा है कि S एक पॉइंट है ऑन QR, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइन। अब यहीं पे फंसते हैं लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज तो जैसे ये कहता वो चल रहा है ना, वैसे चल लो कि भाई ये P है, ये Q है, ये R है। PQ वेक्टर इसने दे रखा है ना, PQ वेक्टर, PR वेक्टर भी दे रखा है ना, और QR वेक्टर के बारे में बात कर। अब ये कह रहा है कि यहां पे कहीं पे भी S एक पॉइंट है
और ये एक्चुअली में पी क्यू वाली लाइन से, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे। अब ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, बेसिकली क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो इसको बोल देता हूं ओरिजिन वाला वेक्टर, और तो क्यू वेक्टर सीधा सीधा ये हो जाएगा, आर वेक्टर सीधा सीधा ये हो जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेता हूं, एस आ गया, और एस आ गया तो फिर पी एस वैक्टर निकाल लेंगे, उसको इससे कंपेयर कर देंगे, ए और बी आ गया। यही है गलती, क्योंकि इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये कि ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं पी एस वैक्टर बनाता हूं तो ये पी एस वैक्टर जो वो लाइन है ना, ये एक्चुअली में इस वाली लाइन से जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की इधर है उतनी ही डिस्टेंस इधर भी, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये वाला चीज निकल के आता है कि जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर है। बस ये चीज अपने को समझनी है। अब अगर जितना एंगल इधर है, यानी कि इधर थीटा बोल दो तो इधर अल्फा बोल दो, तो बेसिकली थीटा और अल्फा बोथ आर इक्वल। अब इस रिलेशन को अपन ना यहां पे इसी बेसिस पे चल लेते हैं कि कॉस थीटा और कॉस ये वाली दोनों वैल्यूज इक्वल है, ठीक है, जिसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि क्यू एस और एस आर, जब अपने को पता रहता है ना कि ये इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल मतलब एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब जो इस साइड और इस साइड की लेंथ है उसी रेशियो में ये वाला पॉइंट इस पूरी वाली साइड को डिवाइड करता है ना। तो इसका रेशियो बेसिकली मैं निकालना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि क्यू एस बाई एस आर एक्चुअली में इस साइड की लेंथ विच इज पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड और इस साइड की लेंथ विच इज पी आर वैक्टर के मैग्नीट्यूड, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। अब दोनों वैल्यूज क्या दे रखेंगे, पी वेक्टर ये दे रखा है 4 4 8 1 9, तो ये हो गया 3, और इसका तो 9 इसने दे रखा, तो ये बेसिकली 1/3 हो गया। यानी कि क्यू आर लाइन सेगमेंट को जो अपने पास ये एस पॉइंट है ये टेक्निकली 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, जिसका मतलब क्यू आर वाली ये साइड 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब तुम यहां पे वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हो क्या कि इसको बोल दो ओरिजिन। जब भी जो ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस में जब ऐसे वेक्टर्स अपने को दे रखे होते हैं, पोजीशन वेक्टर नहीं दे रखे होते, किसी एक को ओरिजिन मान के हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे अगर सॉल्व करने जाओगे तो अननेसेसरली काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है। अगर ऐसा है और पी क्यू वैक्टर इतना है तो ये बेसिकली ओ क्यू वैक्टर के बराबर हो गया, यानी कि क्यू का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो कि एक्चुअली में यही है, जो क्या हो जाएगा -2 -1 और 2। और आर वेक्टर की बात करोगे तो ये फिर से वही ए बी और -4 हो जाएगा। अब मेरे को एस अगर निकालना है तो एस 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर लो। 1 को मल्टीप्लाई किया ए से और 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो ये हो गया -6, और डिवाइड बाई दोनों रेशियो का ये 4 हो गया। ऐसे ही 1 को मल्टीप्लाई किया बी से, 3 को मल्टीप्लाई किया इससे तो -3/4 हो गया। फिर ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई किया 1 को मल्टीप्लाई किया इधर -4 से, 3 को मल्टीप्लाई किया इससे तो डिवाइड बाई 2 आ गया, जो बेसिकली अपने पास में आ गया a -6/4 b -3/4, और ये अपने पास में आ जाएगा 2 बच गया तो 1 आ गया। अब तुम यहां पे पी एस वैक्टर निकाल लो। अब पी एस वैक्टर जैसे ही तुम निकालोगे तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो बेसिकली वही आ जाएगा कि हमारे पास में आ गया a -6/4 आ गया, b -3/4 आ गया, ये 1 आ गया। अब ये वेक्टर एग्जैक्ट वेक्टर भी नहीं है, ठीक है, ये सिनेरियो और ये वाला वेक्टर जो है दोनों पैरेलल होंगे, इतना तो अपन बोल ही सकते हैं, ठीक है, कोलिनियर भी बोल सकते हैं आप, कोलिनियर होंगे, जिसका मतलब कि यहां पे इनका रेशियो हमेशा इक्वल होगा, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं a -6/4 डिवाइड बाई आई कैप का कोफिशिएंट यहां पे है 1, ये इक्वल हो जाएगा b -3/4 डिवाइड बाई -7 ये वाला, और इक्वल हो जाएगा यहां पे 1 और यहां पे है 2। तुम चाहते तो यहां पे ये भी कर सकते थे कि ये 1 है ना और यहां पे अपने को क्लियरली दिख रहा है 2 है, तो हम इन दोनों को सेम, अगर इसको और इस वाले वेक्टर को मेरे को सेम बनाना तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू सेम बन जाएगा, क्योंकि पी एस वैक्टर हमारे पास निकला, हो सकता है यूनिट वेक्टर हो, क्या है क्या नहीं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वाला फंडा,
कि भाई ये यहाँ पे 2 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अगर ये यहाँ पे 2 होना चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई अपन कर देंगे, चाहो तो वैसे कर लो, अगर वैसे नहीं पसंद आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। रेशियो देख लो, अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू बहुत आसानी से हम निकाल पाएंगे कि यहाँ पे a माइनस 6/4 एक्चुअली में 1/2 के इक्वल, तो ये 2 उधर हो गया, तो a माइनस 6 इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 8। दूसरा b माइनस 3 इक्वल्स टू -4 इंटू 7 इक्वल टू ये, इससे गया ये, तो b माइनस 3 इक्वल टू -14 और b इक्वल टू आ गया -11। आई थिंक कोई मिस्टेक है, देख लेते हैं एक्चुअली में कहाँ पे हो रही है कि ये मैंने किया -6, अरे यार यहाँ 2 क्यों लिख दिया, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो ये एक्चुअली में 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू 1/2 होगी, तो अब अपने को यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई अगर करना रहता तो 4 से कर रहे होते, तो ये 1/2 अगर मेरे पास में है, डिवाइड बाई 2 भी करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू अगर 4 हो गई, ये पूरा ही गड़बड़ हो गया है, सॉरी। कभी कभी इस तरीके की कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो उन सब से भी बच के रहना है। तो देखो हो क्या रहा है कि 1/4 आ गया, है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे, तो हमारे पास में ये है 1/2 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये 1/4 अपने पास में यहाँ पे बन जा रहा है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस ये आ गया और ये 1/4 आ गया, तो इससे ये चला गया, तो a माइनस 6 इक्वल टू 1 यानी कि a की वैल्यू 7 आ गई। इधर आ जाओ, b माइनस 3, तो यहाँ पे 4 इंटू -7 आ जाएगा, ये 1/4 के इक्वल है, 4 से 4 गया तो b माइनस 3, ये -7 आ गया, b की वैल्यू -4 आ गई। अच्छा, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, इस चीज को भी अपन चेक कर लेते हैं इधर से। इधर से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि पी आर वैक्टर ये है, तो ये कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 81, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो ये 65 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों का स्क्वायर 65 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे 49 आ रहा है, ये 16 आ रहा है और ये 5 हो, ये 65 ही आ रहा है। तो बेसिकली अपना काम सही चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे अब आओगे इस वैल्यू को निकालने के लिए, तो 3 इंटू 7 हो गया और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, ये हो गया 16 और ये अपने पास में हो गया 37, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में आ जाएगा। ऐसे इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के सेगमेंट में, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक पी पॉइंट है और वो प्लेन में है। किस प्लेन में है? ए बी और ए सी वैक्टर के प्लेन में। फिर से वही फंडा, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से कि पी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइन, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। अब यहां पे बोला नहीं है कि पी पॉइंट जो है कहां पे है, किस लाइन पे है, किस पे है, नहीं, ये हमको पता ही नहीं। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी ट्राइंगल बोल देता हूँ, और इसने ए बी वैक्टर दे रखा है, ए सी वैक्टर भी दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि पी पॉइंट है। अब पी पॉइंट को ना मैं बीच में ऐसे लटका देता हूँ, यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको सेंट्रोइड वगैरह ये सब मत समझ लेना भाई, यहाँ पे इसको एस ही ले लेना पूरा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब अपने को यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर से इक्वी डिस्टेंस वाला सीन है, जिसका मतलब जितना एंगल ये उतना एंगल ये। अगर दोनों का एंगल अपने पास में बराबर है तो फिर से अपन वही बोल देंगे कि बी एस और एस सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड देखोगे तो 9, 10, 11 √11 हो जाएगा, और ए सी वैक्टर का देखोगे तो इसमें भी तो सेम ही है, तो ये भी √11 हो जाएगा, तो बेसिकली 1 आ गया। जिसका मतलब ये एस जो है ये एक्चुअली में अभी मिड पॉइंट हो गया। चलो ठीक है, लेकिन एस हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमको तो पी पे बात करनी है। तो चलो पहले वैसे कर लेते हैं, एस की हेल्प से पी पे पहुंच लेते हैं, कि जैसे इसको ले लेता हूं हम 0,0,0, ये ले लिया। चलो तो बी पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, बी पॉइंट अब हमारा ये हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3,1,-1, ठीक है। तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा 1,-1,3, ये हो गया। अब एस पॉइंट एक्चुअली में मिड पॉइंट है, तो दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, क्योंकि ये 1 आने का मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मिड पॉइंट ही हो गया। तो एस पॉइंट अगर मैं निकालूंगा तो 3 + 1/2 यानी कि 4/2 विच इज इक्वल टू 2। 1 - 1 0 हो गया, तो डिवाइड तो करने कोई मतलब ही नहीं। -1 + 3 बचा 2 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 1। ये है हमारे पास में।
अब यहीं से अगर तुम ए एस वैक्टर निकाल के देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इसको देखें तो 4 और 1, ये आ गया √5। ठीक, बेसिकली इसका दुगना, ये जो दे रखा है इसका दुगना, जिसका मतलब क्या हुआ कि पी पॉइंट भी अब ए एस वाली लाइन के मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया अभी हमारे पास। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको भी निकाल लो। इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एस और इसका कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ये अपने पास में आ गया। अब देखो, अब कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी पी का एरिया बताना है। अब यहां पे चाहो तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, उसकी हेल्प से एरिया निकाल लो, बट मैं यहां पे फिर भी तुमको बोलूंगा एरिया यहां पे फॉलो कर लो, वो हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए पी, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में एरिया बताना है इस वाले ट्राइंगल का, जिसके लिए अपन कोई भी 2 वेक्टर्स ले लेते हैं जो एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2 ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल के। तो इसके लिए अभी अपने को ए बी क्रॉस ए पी निकालना पड़ेगा, जिसके लिए ए बी वैक्टर क्या दे रखा है, क्या, हाँ वो तो दे ही रखा है, ये 3 1 -1, और ए पी वैक्टर, भाई ए तो ओरिजिन माना है तो ए पी वैक्टर यही आ गया, तो ये आ जाएगा 1 0 और 1/2। तो आई कैप के साथ में अपने पास में आ जाएगा 1/2 आई कैप। जे कैप के साथ में बात अगर करोगे तो 3/2 + 1, तो 5/2 विच इज -5/2 जे कैप हो गया। और अभी अपन के कैप के साथ बात करेंगे तो 0 हो गया, 0 माइनस, तो माइनस के कैप अपने पास में आ जाए। ये बेसिकली हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड देख लो। इसका मैग्नीट्यूड अगर तुम देखोगे तो क्या आ रहा है, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया 5/4, ये आ रहा है 1 को ना मैं 4/4 लिख देता हूं, जिससे कि ऐड करना मेरे उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ये 5 कहाँ से आया, ये 25 हो जाएगा ना भाई, तो 25 और 5 ये हो गया √30, और 4 को बाहर लोगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारे पास में आ रहा है। तो बेसिकली इस वैल्यू को तो अब तो आ गया ये कि ये √30/2 हो गया, तो बेसिकली √30/4 जो है इसका एरिया आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। तो कुछ अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत ये है, ठीक है, इस चीज को सुधार लेने की, ये एक्चुअली में 28 ही है, ये 24 नहीं है। हाँ, ये 28 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, देखने से ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से अपन वेक्टर अलजेब्रा के सभी क्वेश्चंस को कवर किए हैं यहाँ पे, जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे। अगर तुमको और चैप्टर्स के पीवाईक्यू देखने हैं तो वो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और वेक्टर अलजेब्रा को ही और अच्छे से इंप्रूव करना है तो राइट साइड में जो प्लेलिस्ट है वेक्टर अलजेब्रा की, उसको जाके चेकआउट कर लो। वहाँ पे भर भर के क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे, उन सबको समझ के अपनी अप्रोच को फिक्स कर लो।